68 विधानसभा सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले, 68 विधानसभा सीटें और 14वीं विधानसभा। जी हां, हिमाचल प्रदेश आज अपना भविष्य चुनने जा रहा है अगले 5 साल तक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन और मैं आपके साथ अर्चना कौशल। तो लगातार बात देवभूमि के दंगल की और उसी के साथ सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में अब तक का कुल मतदान प्रतिशत क्या रहा है उसको लेकर भी अपडेट आपको दे रखे हैं। 4.36% मतदान, हमीरपुर में 5.61% मतदान, तो वहीं कांगड़ा में 3.76% मतदान रहा है। बिलासपुर में 2.35% मतदान, चंबा में 2.64% मतदान, यानी कि सबसे कम लाहौल स्पीति में मतदान रहा है। और इसी के साथ लगातार अपडेट आपको देंगे हर विधानसभा में किस तरह की तैयारियां हैं और उसी के साथ सुबह से मतदान जारी है, उसको लेकर कितना उत्साह वोटर्स में है, क्योंकि आज वोटर्स का दिन और उसी को लेकर लगातार सूर्य समाचार महा कवरेज कर रहा है देवभूमि के दंगल पर। उसी को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। तो बात सभी 68 सीटों की और उसी को लेकर जो लोगों में उत्साह है, वोटर्स में उत्साह है, वो कितना, उसको लेकर भी पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मतदान प्रतिशत क्या, उस पर भी हमारी नजर। लगातार बिलासपुर, मंडी और चंबा में किस तरह का जो है मतदान प्रतिशत रहा है, उस पर भी अपडेट आपको दे रहे हैं। लाहौल स्पीति में क्या स्थिति है, हालांकि अभी तक देखा जाए तो सबसे कम मतदान लाहौल स्पीति में हुआ है। बिल्कुल, और अर्चना उसकी वजह भी है लाहौल स्पीति में, क्योंकि बर्फबारी हुई है और सबसे दुनिया की जो सबसे ऊंचाई वाला मतदान केंद्र है वो भी लाहौल स्पीति में ही आता है। एक सीट है लाहौल स्पीति की, लेकिन आप देखिए कि -6 से 7 डिग्री वहां पर तापमान बना हुआ है और ऐसे में भी लोग निकलकर पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं। हमने कुछ बड़ी खूबसूरत तस्वीरें देखी थी, लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर अपनी फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक का वक्त है मतदान का। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वोट डाल दिया है। प्रेम कुमार धूमल ने भी मतदान किया है। परिवार के साथ अनुराग ठाकुर ने वोट डाला। समीरपुर के पोलिंग बूथ में मतदान किया है अनुराग ठाकुर ने और प्रेम कुमार धूमल ने। तो अनुराग ठाकुर ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला है। प्रेम कुमार धूमल ने भी मतदान किया है। परिवार के साथ अनुराग ठाकुर ने वोट डाला। समीरपुर पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोटिंग की है। तो लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं सभी 68 सीटों पर और वोटिंग जारी है। और उसी के साथ तमाम बड़े चेहरे भी लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और लोगों से भी जिस तरह से पिछले दिनों भी हमने देखा वोट की अपील की गई, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मतदान जारी है। लोगों में कितना उत्साह वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, अपने अधिकार के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे अनुराग ठाकुर और उनके साथ उनकी पत्नी और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और सबसे खास बात यह भी कि इस बार काफी दिलचस्प है हिमाचल प्रदेश का चुनाव और कई मायने इस चुनाव के इस बार हैं। हालांकि तमाम बड़े नेता, अगर बीजेपी की भी बात करें, पूरी ताकत झोंक दी है इस बार रिवाज बदलने में, लेकिन उसी के साथ कांग्रेस आश्वस्त हैं कि जो इतिहास रहा है वही रहेगा, रवायत बदलेगी नहीं, ये उनका भी कहना। अब देखना ये होगा कि आखिर वोटर्स का मूड क्या कहता है अजिता। बिल्कुल, और देखिए पढ़ी लिखी जनता है हिमाचल प्रदेश की, सभ्य लोग हैं, समझदार लोग हैं, अपने वोट की कीमत समझते हैं और ऐसे में बहुत सोच समझकर वोट करते हैं। और यही वजह है कि 1985 के बाद से लगातार यहाँ की जनता जो है कभी किसी को मौका देती है, कभी किसी को मौका देती है। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो हिमाचल प्रदेश के चुनावी इतिहास में पहली बार हो रही हैं। इस बार वीरभद्र सिंह नहीं हैं, इस बार प्रेम कुमार धूमल को भी उतनी महत्ता नहीं दी गई। और ऐसे में ये जो चुनाव है, ये 2 पार्टियों की तो लड़ाई है ही, लेकिन तीसरा बड़ा फैक्टर इस बार निर्दलीय बनकर उभरे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनकी क्या भूमिका रहती है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता जो कि स्थानीय मुद्दों पर ज्यादातर वोट डालती है, इस बार वो किसको चुनती है, किसको मौका देती है। मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश में ठंड है, ठिठुरन है। पर्वतीय इलाके जो हैं, ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर धूप खिली हुई है। ऐसे में ये वक्त ठीक वो वक्त है जब लोग ज्यादा तादाद में निकलते हैं। हालांकि कुछ एक पोलिंग सेंटर्स पर हमने देखा कि सुबह से ही लाइनें मतदाताओं की लगी हुई थी, लंबी कतारें थी और कहीं कहीं पर मतदान थोड़ा धीमा रहा, धीमी शुरुआत हुई है।
तो ये वीआईपी चेहरे जो आज वोट डाल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी आज वोट डाला है। समीरपुर के पोलिंग सेंटर में उन्होंने मतदान किया है। तो बिल्कुल लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मतदान किया है, समीरपुर के पोलिंग सेंटर पर पहुंचे और वहां पर मतदान किया। जाहिर सी बात है कि ये संदेश तमाम मतदाताओं को भी कि अपने घर से बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बड़ी चुनौती होगी क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर इस सुबह घर से बाहर निकलना काफी मुश्किल है। लेकिन इस बार जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। तमाम बड़े नेता पोलिंग बूथ पर पहुंच रखे हैं। उसी के साथ वोटर्स से भी अपील कि पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल करें, ये आपका अधिकार है। और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के भविष्य के बारे में भी सोचना जरूरी है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके वोट पर डिपेंड करता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, ये तमाम लोग आज पहुंचे। अब से कुछ देर पहले समीरपुर वोटिंग सेंटर है जहां पर जाकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। और लगातार आज सुबह से जो तमाम बड़े नेता हैं वो आज हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं। हिमाचल चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। हिमाचल की प्रगति और खुशहाल भविष्य के लिए वोट करें, ये ट्वीट में लिखा है। देखिए क्या कुछ राहुल गांधी ने लिखा है अपने ट्वीट में। हिमाचल वोट करेगा, ओपीएस के लिए हिमाचल वोट करेगा, रोजगार के लिए हिमाचल वोट करेगा, हर घर लक्ष्मी के लिए आइए भारी संख्या में मतदान कीजिए और हिमाचल की प्रगति और खुशहाल भविष्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट, बेशक वो हिमाचल प्रदेश से दूर रहे, इस बार चुनाव प्रचार में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये अहम ट्वीट आज हिमाचल प्रदेश के लोगों को लेकर राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल वोट करेगा ओपीएस के लिए, हिमाचल वोट करेगा रोजगार के लिए, हिमाचल वोट करेगा हर घर लक्ष्मी के लिए। साथ ही भारी तादाद में लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। तो बिल्कुल राहुल गांधी का ट्वीट। हालांकि जिस वक्त चुनाव को लेकर प्रचार रहा तो राहुल गांधी की दूरियां रही, सोनिया गांधी की भी दूरी रखी है, लेकिन आज मतदान का दिन है, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता से राहुल गांधी अपने ट्वीट के जरिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और देखिए, सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपना वोट डाला। आज सुबह उन्होंने ओहड़ पोलिंग बूथ पर वोटिंग की है जाकर। सिराज से उम्मीदवार हैं सीएम जयराम ठाकुर, जिन्होंने अपने परिवार के साथ वोट डाला। बेटी और पत्नी के साथ उन्होंने वोट डाला। सुबह सबसे पहले सीएम देवी मंदिर गए थे, वहां पर उन्होंने परिवार के साथ पूजा अर्चना की थी और उसके बाद सीधा पहुंचे वो पोलिंग सेंटर वोट डालने के लिए। सिराज से खुद उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बड़ी जिम्मेदारी इस बार जयराम ठाकुर के कंधों पर। तो बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी भी, और उसी के साथ कहीं ना कहीं जो है अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो जीतना बीजेपी के लिए भी बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी भी साख का सवाल है। लगातार जिस तरह से दावे किए जाने और तमाम बड़े नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में खासकर बीजेपी की बात करें तो चुनाव को लेकर मोर्चा संभाला। अब जीत को लेकर भी कहीं ना कहीं जरूर मन में हलचल होगी, लेकिन फैसला जनता का। और वोट कास्ट करते हुए तस्वीर आप जयराम ठाकुर की देख सकते हैं। वोट डालने के ठीक बाद क्या कुछ बोला जयराम ठाकुर ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। कि मतदान करने के लिए जरूर जाएं और पहले यही काम कर लें। आज के दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। कितनी भी व्यस्तताएं हैं लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं, प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। तो सीएम मतदान करके आप देखिए पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बार निशान दिखा दीजिए जो आप वोट करके आए। देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 86% हुआ था, 85 पॉइंट कुछ हुआ था। अब की बार भी वो उतना ही होगा। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। सोच के तो प्रदेश के विकास के लिए अपना वोट किया है और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलेगी। उम्मीद तो यही करते हैं दैट बीजेपी ही आएगी, बाकी तो वी होप फॉर द बेस्ट। तो देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनका परिवार वोट करने के बाद, और उम्मीद यही, अपील भी यही कि ज्यादा वोट इस बार पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो हैं वो इस बार वोट डालें। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपना वोट डाला है। गोंदपुर जयचंद मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला है। परिवार के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने मतदान किया।
तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी आज सुबह मतदान कर चुके हैं। आपको बता दें कि हरौली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने अपना वोट डाला है। परिवार के साथ मुकेश अग्निहोत्री भी अपना वोट डाल चुके हैं। ये तस्वीरें मुकेश अग्निहोत्री के पोलिंग सेंटर पर पहुंचने की, वोट कास्ट करते हुए आप मुकेश अग्निहोत्री को देख सकते हैं। तो वोट कास्ट करने के बाद क्या कुछ कहा है मुकेश अग्निहोत्री ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। लोकतंत्र का महापर्व है आज, और आज वोटें पड़ रही हैं, और हिंदुस्तान की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पे जो है वोट के माध्यम से सरकारें बदली जाती हैं, और आज वो दिन आ गया जिस घड़ी का हिमाचल के लोग इंतज़ार कर रहे थे। और रिवाज बदलने की कोई बात नहीं है। आपने देखा कि अब जब भी मशीनें खुलेंगी राज पलटेंगे, ताज बदले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का निज़ाम होगा, कांग्रेस की सल्तनत होगी, कांग्रेस का साम्राज्य होगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे जेपी नड्डा। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवार के साथ विजयपुर में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विजयपुर बूथ में वोट डालने के लिए बस अब से कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं। तो जेपी नड्डा पहुंचेंगे वोट डालने। बिल्कुल, तमाम बड़े नेताओं के वोट डालने का सिलसिला जारी है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर वोट डाल चुके हैं, मुकेश अग्निहोत्री वोट डाल चुके हैं, और अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा भी वोट डालने विजयपुर में मौजूद होंगे। वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचेंगे जेपी नड्डा। तो तमाम बड़े नेताओं के वोट डालने का सिलसिला जारी है, और इसी से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं पर आज वोटर्स का दिन, तो वोटर्स में कितना उत्साह, उसको लेकर भी लगातार सूर्य समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर वोटर्स से बातचीत कर रही है। उनके मुद्दे क्या, इस बार किन मुद्दों के साथ वोट डाल रही है हिमाचल प्रदेश की जनता, उसको लेकर भी सवाल लगातार बरकरार है। और आइए चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राज ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं, और वहीं सोलन से हमारे संवाददाता विशाल वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोलन हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले राज, सबसे पहले आपके पास आएंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता बेहद समझदार जनता, पढ़ी लिखी जनता, जानती है, वो अपने वोट की कीमत भी जानती है, किसे उसे चुनना है वो भी बखूबी जानती है, किसी प्रलोभन में आने वाली नहीं है। ऐसे में ये बताइए कि क्या वो बातें अहम हैं जो इस बार के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती हैं? बिल्कुल, ये ठीक आपने कहा कि हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी जनता है, और हर बार यहाँ पर रिवाज बदलता हुआ दिखता है। अगर आप इन चुनावों की बात करेंगे, जब हम ग्राउंड पर गए, लोगों से हमने बातचीत की, उनके बीच में हम बैठे, तो हमें समझ में आया कि ओल्ड पेंशन स्कीम वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति में क्यों बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सरकारी कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा, मौजूदा वक्त में भी और इससे पहले भी, बागवानी और सरकारी कर्मचारी, आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और सरकारी कर्मचारी, ये दो ऐसे स्फेयर्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वोट्स यहां से बहुत ज़्यादा रहती है। ये एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ बेरोजगारी को लेकर आप कह लें, महंगाई को लेकर कह लें, सड़क को लेकर कह लें, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जो इन चुनावों में हावी रहे। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की अगर आप बात करेंगे, तो भाजपा बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर उतरकर ये लगातार कहती रही कि हम रिवाज बदलने आए हैं। अनुराग ठाकुर के अगर आज ट्वीट की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, यहाँ पर दोबारा सरकार बनाई है, तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं। हिमाचल प्रदेश में भी इस बार कुछ ऐसा ही होगा। मैं दो अहम बातें यहां पर बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जयराम ठाकुर जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, तांदी गांव से वो आते हैं, वहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। लेकिन वोट कास्ट करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयराम ठाकुर को फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर उनसे हाल जानते हैं हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि आज जब चुनाव शुरू होने थे तो उससे पहले तकरीबन 2 मिनट तक वो सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मिजाज है। जयराम ठाकुर की तरफ से उन्हें ये बताया गया कि हम दोबारा सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं चंबा से आपको देना चाहूँगा। जो दर्शक हिमाचल को नहीं समझते, चंबा को नहीं समझते,
उनके लिए मैं बता दूं कि चंबा से पांगी की दूरी काफी ज्यादा है और बहुत दुर्गम क्षेत्र है, और पांगी के भी पुर्थी मतदान जो केंद्र था वहां पर वोटिंग नहीं हो पाई क्योंकि मशीन खराब हो गई थी, और 10 बजे तक का ये अपडेट है कि वहां पर वोटिंग शुरू नहीं हुई थी। यानी 8 से 10 का जो वक्त था 2 घंटे बर्बाद हुए, लेकिन बहुत कम। आप शिमला से लेकर चंबा पहुंच जाइए या फिर आप मंडी से लेकर कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर का रुख कर लीजिए, आप कहीं पर भी जाइए, आपको बागी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए दिखेंगे जो समस्याएं बढ़ा रहे हैं या फिर कह लें कि कंपटीशन को और क्रंच कर रहे हैं। ये पूरा सिनेरियो हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल प्रदेश के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि एक लंबा वक्त रहेगा। आज 12 नवंबर है, 8 दिसंबर को जाकर नतीजे आएंगे, तो एक लंबा इंतजार जनता को जरूर करना होगा। लेकिन 10 बजे तक आप कह सकते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 8 से 10% तकरीबन आपको दिखेगा हर जगह पर। कहीं पर 6 भी है, कहीं पर 7 पर भी है, लेकिन ये बढ़ेगा धीरे धीरे क्योंकि हिमाचल की जनता जानी जाती है ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करने के लिए। राज, बिल्कुल आपने कर्मचारियों का जिक्र किया, तमाम मुद्दों का जिक्र किया, और कहा भी जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो स्थानीय मुद्दों पर ही वोट करती है, उसके लिए बाकी चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। और शायद यही वजह कि 1985 के बाद से लगातार हम हर चुनाव में बदलाव देखते आ रहे हैं। हर बार एक नए जो सत्ता है उसको मौका देती है हिमाचल प्रदेश की जनता, और इसीलिए इस बार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा सवाल कि रिवाज बदलेगा या कायम रहेगा। यहाँ पर जिक्र करना युवाओं का भी बहुत जरूरी हो जाता है, जिनको लुभाने में सभी पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, युवा हो या फिर महिला मतदाताओं का जिक्र करना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के लिए हमने देखा इस बार खास तौर से अलग घोषणाएं की गई हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। लाजमी तौर पर सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि रिवाज बदलने की जो बात हो रही है, लगातार कहा जा रहा है, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप फैक्ट्स पर जाएंगे तो वो ये कि वाई एस परमार जो हिमाचल को फॉर्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वो रिपीट नहीं कर पाए। शांता कुमार जो एक बड़े दिग्गज नेता भाजपा के कहे गए वो सरकार रिपीट नहीं कर पाए। प्रेम कुमार धूमल जिन्हें इस बार टिकट भी नहीं दिया गया, उम्र के आधार पर तकरीबन 77 साल के वो सरकार रिपीट नहीं कर पाए। और सबसे बड़े नेता जो हिमाचल प्रदेश कहे जाते रहे वीरभद्र सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी सरकार रिपीट नहीं कर पाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो गवर्नमेंट रिपीट नहीं कर पाए, अगर ये कारनामा जयराम ठाकुर ने कर दिया तो वो कहीं ना कहीं उन बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार हो जाएंगे जो नेता कहीं ना कहीं एक अलग जगह अपनी सियासत में, हिमाचल की सियासत में और देश की सियासत में रखते हैं। क्योंकि जयराम ठाकुर की अगर आप बात करेंगे तो विपक्ष लगातार उन पर हमलावर रहा, लेकिन सपोर्ट उन्हें बीजेपी का पूरे तरीके से मिलता रहा। तो अगर सरकार रिपीट करते हैं तो ये कोई छोटी चीज नहीं होगी। बेशक छोटा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, लेकिन ये एक बड़ा ऐतिहासिक जीत का प्रारूप सेट यहां से कर दिया जाएगा, और जो तासीर लोगों की है उसे समझ पाए जयराम ठाकुर, ये भी कहने को हर कोई मजबूर हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने बात की युवाओं की, महिलाओं की और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों की, तो इन तीनों स्फेयर्स पर बात कर लेते हैं। युवाओं को समझना होगा कि जो हिमाचल का युवा है वो सरकार कोई भी रही हो, वो दशक कोई भी रहा हो, 80 से लेकर 70 से लेकर 90, 2022 अब आ चुका है, लेकिन हिमाचल के युवाओं को माइग्रेट होना पड़ता है। हिमाचल के युवाओं को हिमाचल छोड़कर चंडीगढ़ या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि यूपी या फिर राजस्थान तक भी जाना पड़ता है अगर बात नौकरी की आती है, क्योंकि हिमाचल के युवाओं के लिए इंडस्ट्रीज कम होना और अलग अलग फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल कंडीशन इस तरीके की होना कि उन्हें हिमाचल को छोड़कर बाहरी राज्यों में जाना पड़ता है और वहाँ जाकर अपनी आई चलाई या फिर आप कहें कि अपने अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। जहाँ तक बात महिलाओं की है तो महिलाओं का मुद्दा हमेशा अहम रहता है, और कहीं ना कहीं रसोई पर जो बोझ पड़ता है वो बोझ हर सरकार के दौरान पड़ता रहा है, ऊपर और नीचे होता रहा है। लेकिन महिलाएं किस तरीके से वोट करने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, और महिलाओं का रोल इसलिए हिमाचल में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप एजुकेशन के लिहाज से देखेंगे तो लगातार वो पुरुषों को टक्कर भी देती हैं और बराबर एजुकेशन के लिहाज से आपको नजर भी आती है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज तक में भी महिलाओं की, लड़कियों की भागीदारी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि युवा और महिलाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो समझते हैं कि किस तरीके से वोट करनी है, किसे वोट करनी है। यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज के तौर पर आप हिमाचल को नहीं देख सकते, बहुत सी चीजें यहाँ पर बदली है। सबसे इंपॉर्टेंट कर्मचारी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, तो कर्मचारी क्या नाराज है और क्या वो जो नाराज कर्मचारियों का कन्वर्जन है वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हिमाचल की राजनीति में बना हुआ है। इसका नुकसान भाजपा को होगा या फिर कांग्रेस पार्टी इसका फायदा ले जाएगी, या फिर आप कहें कि कहीं
ना कहीं भाजपा जो है वो उन्हें केटर कर पाने में कामयाब रही है अपने घोषणा पत्र के जरिए, अपने संकल्प पत्र के जरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ये तीनों बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कर्मचारियों की नाराजगी है वो किस पार्टी को उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो नाराजगी है वो इस बार चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। जैसे कि जीतन ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और इस बार तमाम मुद्दों को देखकर ही जो है पोलिंग बूथ तक जनता पहुंच रही है। चलो इस पर लगातार राज आपसे बातचीत करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो हिमाचल चुनाव के बीच सूर्य समाचार ने नादौन से कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत की है। लोकतंत्र के महापर्व में आज मतदाता अपने मत का प्रयोग करके उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सुक्खू। सर, किस तरीके से देखते हैं, अब तक आपने वोट कास्ट जो है वो नहीं किया है, सवेरे 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। नहीं, मैं 10:30 के तकरीबन वोट अपना कास्ट करूँगा जी। और मतदान ठीक चल रहा है जी। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की जनमानस के विरुद्ध जनविरोधी नीतियां हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे सरकारी अधिकारी है, महिलाएं हैं, किसान हैं, बागवान हैं, समाज का कोई भी वर्ग जब उनसे खुश नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा लगता है कि बम्पर वोटिंग होने जा रही है। ये बताएं सर, वोट 10:30 बजे का समय चुनने का कोई खास वजह है, कोई मुहूर्त, या फिर क्या रहा इसके पीछे का वजह? हाँ, मुहूर्त तो होता ही है जी। और मुहूर्त के समय ही हम वोट डालने जाते हैं और ऐसा हम अक्सर करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुहूर्त भी है और आप लोगों से बातचीत भी है। ये बताएं सर, लगातार अगर हम बीजेपी की बात करें तो लगातार रिवाज बदलने की बात की जा रही है, लगातार विकास की बातें की जा रही है, उनके बड़े बड़े नेताओं द्वारा जो है वो जनसभाएं, रैलियां जो है वो संबोधित की गई, लगातार एक के बाद एक रैली जो है वो संबोधित की जाती है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बड़े बड़े नेताओं की जनसभाएं कैडर मोबिलाइजेशन के लिए होते हैं, लेकिन 2014 के बाद पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अब जो मतदाता है वो छोटी छोटी मीटिंगों में आता है और अपनी बात कहना चाहता है और अपनी बात सुनना भी, और उसको नेता की बात भी सुनना चाहता है। और निश्चित तौर पर जिस विधायकों का जिनको समर्थन होगा और हाई कमांड का जिनको समर्थन होगा वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा और जनता की सेवा जो करना चाहता होगा। नादौन में जिस तरीके से नारे लग रहे हैं कि इसे सुजानपुर ना बनने दिया जाए, इसमें कितना दम देखते हैं आप? देखिए, सुजानपुर की तो कोई बात ही नहीं, नारा मैंने कभी सुना नहीं। कार्यकर्ताओं की भावना है कि हमारा जो हमारा यहाँ के विधायक के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि पहले उन्हें विधायक बनाइए, और हिमाचल की भी जनता चाहती है, जानती भी है तो कि आने वाले समय में कांग्रेस में कौन नेतृत्व करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने बड़े ही साफ और सुधरे हुए अंदाज में जो है अपनी बात रखी और उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया कि कांग्रेस जो है वो जल्द ही सरकार जो है वो प्रदेश के अंदर बनाने जा रही है। नादौन से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार। तो सुखविंदर सुक्खू से खास बातचीत आप सुन रहे थे। दर रिकॉर्ड बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मंडी में अनिल शर्मा ने मतदान किया है। परिवार सहित अनिल शर्मा ने अपना वोट डाला। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी हैं अनिल शर्मा। तो लगातार जानकारी और वोट डालने का सिलसिला जारी। हालांकि सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है, तमाम वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और उसी के साथ तमाम बड़े नेताओं के वोट डालने का सिलसिला भी जारी। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल शर्मा ने भी वोट डाला है, अपने पूरे परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वोट डाला। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रखे हैं और वोट डालने पहुंचे अनिल शर्मा। और आपको ये भी बता दें कि इस बार कहीं ना कहीं अगर चुनाव की बात की जाए तो अनिल शर्मा के नाम पर भी लगातार चर्चा होती रही है और इस बार वोट डालने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। अर्चना वोट डालने से पहले मंदिर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। मंदिर में उन्होंने पहुंचकर पूजा अर्चना की है। विजयपुर बूथ पर वोट डालेंगे जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि अभी तक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं, मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद वो यहां से सीधे रुख करेंगे पोलिंग बूथ का। विजयपुर बूथ पर अपना वोट डालेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेपी नड्डा मंदिर पहुंचते हुए और वहां पर उन्होंने सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया है और इसके बाद यहां से वो सीधा पोलिंग स्टेशन जाएंगे। विजयपुर बूथ पर वोट डालने के लिए जेपी नड्डा
पहुंचेंगे। बिल्कुल अजीता, इन तस्वीरों में देख सकते हैं और मान भी सकते हैं कि जेपी नड्डा जरूर ये मनोकामना कर रहे होंगे कि इस बार बीजेपी फिर से जो मिशन रिपीट को लेकर लगातार पिछले दिनों प्रयास करती रही है वो कामयाब हो, जीत का परचम लहराएं और उसी के बाद ही वोट डालने भी पहुंचेंगे। हालांकि इस पर जनता का क्या फैसला होगा ये तो देखना रहेगा, लेकिन जेपी नड्डा पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जो पिछले दिनों चुनावी जनसभाओं में भी हमने देखा जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस जो है उनके भाषण में देखने को मिला। और अजीता, साफ तौर पर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की बात करें, वाकई में बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन नतीजे क्या होंगे उसका भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल, और सिर्फ जीत का मामला नहीं है बल्कि 1985 से अब तक जो रिवायत चली आ रही है अर्चना, उसको तोड़ने का पूरा ये दारोमदार इन्होंने उठा रखा है। और इसी बीच बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी अपना वोट डाला है। शिमला में आनंद शर्मा ने मतदान किया। मतदान के बाद आनंद शर्मा ने बयान दिया कि रिवाज नहीं, राज बदलेगा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, शिमला में आनंद शर्मा ने अपना वोट डाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने शिमला में अपना वोट डाला है और मतदान के बाद उन्होंने कहा कि हिमाचल में रिवाज नहीं, राज बदलेगा। तो ये देखिए तस्वीरें, वोट कास्ट करने के बाद अपना स्याही का निशान दिखाते हुए आनंद शर्मा कैमरों के सामने। तो बिल्कुल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे, तमाम बड़े नेता जो है अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें बीजेपी के, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रखे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर, सुखविंदर सुक्खू, सभी ने वोट डाला है। और जेपी नड्डा भी अब से थोड़ी देर बाद वोट डालेंगे और उसी के साथ आनंद शर्मा ने भी वोट डाला, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। बिल्कुल, और आइए हम सीधे रुक कर सकते हैं इस वक्त शिमला का। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से वोटिंग चल रही है, क्या लगता है इस बार जो वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले इस बार उससे ज्यादा बढ़ने की बात हो रही है, पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ने की बात की जा रही है, क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए अजीता, बिल्कुल मैं इससे पहले आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन दो बातें जो हमको लगता है कि जो सूर्य समाचार में दर्शक थोड़ा लेट ट्यून इन हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं एक मोटी तस्वीर यहाँ की बता दूं। हिमाचल प्रदेश के लिए हम लगातार सूर्य समाचार में एक बात कह रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें बहुत कुछ पहली बार होने जा रहा है। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस अगर अपना चुनाव लड़ रही है तो एक बड़े नेता वीरभद्र सिंह रहे हैं, उनके साथ ये चुनाव कांग्रेस लड़ती आ रही है, लेकिन अब वो वीरभद्र सिंह का चेहरा कांग्रेस के साथ नहीं है। तो ये पहली दफा होगा कि कांग्रेस बगैर अपने दिग्गज नेता के चेहरे के साथ कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात हमने कही थी कि क्या अलग रहने वाला है, क्या नया होने वाला है। श्याम शरण नेगी एक ऐसे मतदाता रहे हैं, भारत के पहले जीवित मतदाताओं में उनका नाम शुमार रहा है, और मतदाताओं के अंदर एक ऊर्जा को भरने का काम श्याम शरण नेगी करते रहे हैं। वो जीवित नहीं है, लेकिन इससे पहले 2 नवंबर को वो अपना मतदान कर चुके हैं। यानी जाते जाते भी वो एक संदेश देकर गए कि हिमाचल प्रदेश में आप मतदान के लिए भारी संख्या में आगे बढ़ें। और एक रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के भीतर रहा है, जब 82% के करीब हिमाचल का सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। ये रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये तमाम तरह की बातें हैं। और दूसरी नई चीज जो इस हिमाचल के चुनाव में देखने को पहली बार मिली, बड़े नेताओं का, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, केंद्रीय मंत्री भाजपा के मंत्रिमंडल के हों, या चेहरा अगर हम कांग्रेस का कहें तो प्रियंका गांधी का, ये 2 बड़ी बातें हमारे को दिखाई दी कि बड़े नेताओं ने हिमाचल के इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकी है। और इसके साथ एक नई चीज क्या हुई है, राहुल गांधी हिमाचल के चुनाव प्रचार में नहीं आए, सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में नहीं उतरी। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पहली बार होते देखी, और उसका नतीजा क्या रहेगा हमारे साथ। मैं इससे आगे बढ़ूं, लेकिन जिस सवाल को लेकर हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रकाश भारद्वाज, और इनसे हम सवाल क्या जानना चाहेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर कहा जाता है कि ये परमार के पहाड़ हैं, और ये परमार के पहाड़ क्या इस बार कुछ बदलते नजर आएंगे? रिवाज बदलने की बात जयराम सरकार कर रही है, सरकार बदलने की कांग्रेस कर रही है, प्रकाश जी, लेकिन हिमाचल में आपको क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? और हिमाचल के मुद्दे जो आमतौर पर रहने चाहिए वो गौण हुए हैं या वो आपको तैरते दिखाई दे रहे हैं? हाँ अरुण जी, जिस तरह से आपने बात कही कि परमार के पहाड़ों का राज्य है, तो और आपने कहा कि रिवाज बदलने की, और रिवाज क्या वैसा ही रहेगा वगैरह वगैरह, लेकिन इस बार चुनावों में आपने भी अनुभव किया होगा कि मतदाताओं के बारे में एक चर्चा रही कि मतदाता उलझन में है।
आज से पहले के चुनावों में कभी ऐसा सुनने को नहीं आया। और ये धारणा रही है कि सरकार बदल रही है या लोग बहुत ओपन थे, तो इन चुनावों में ये नया एक कंसेप्ट आया कि लोग असमंजस में रहे। तो असमंजस का मतलब ये हुआ कि लोग विपक्ष के साथ भी नहीं हैं और सत्ता पक्ष के साथ भी उस तरह से खुल करके नहीं हैं। तो इसके नतीजे जो है वो चौंकाने वाले आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तराखंड ने जनादेश दिया था, हिमाचल प्रदेश भी कमोबेश शायद उसी दिशा में जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में तो वहाँ पर सरकार जो एक लगातार भाजपा की सत्तासीन सरकार कह रही है कि रिवाज बदल देंगे, यानी 5 साल बाद जो बदलने का, आपको लगता है हिमाचल में ऐसी तस्वीर आपको नजर नहीं? आपने दोबारा से वही सवाल किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा सत्ता में लगातार काबिज रहने के लिए चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जो है वापस आने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस को अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं है। उन्हें ना चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ना आ रहा है, ना वो किसी आयु वर्ग के युवाओं को भी आकर्षित नहीं कर पा रही है। इसका मैं सीधा प्रमाण आपको देना चाहूँगा। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, मुझे लगता है कि उन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा होनी चाहिए थी जहां पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वो उन राज्यों में कर रहे हैं जहां पर 2 साल के बाद 3 साल के बाद चुनाव है। तो एक दिशाहीन कांग्रेस जो है एक रणनीति के आधार पर चल रही है और उन्हें इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति अब किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से राजनीतिक मुद्दों को उठाया जाए। प्रकाश जी से एक सवाल जो बड़े चेहरों की बात है वो ये कि राहुल गांधी का वो जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी का हिमाचल आना क्या यहाँ के चुनाव पर असर डाल सकता था, पहली बात। और दूसरी बात, जो उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण दिया, तो उत्तराखंड भी बेशक पर्वतीय राज्य है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थितियों को क्या वो समान मानते हैं या भिन्न मानते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को देश के अंदर इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, पहले मैं आपको एक बात जरूर जिक्र कर दूं। आते हैं आपके पास कांग्रेस को लगातार आपके पास आते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को देना बहुत जरूरी है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना वोट डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो अपना वोट डाल चुके हैं, विजयपुर बूथ पर वो अपना वोट डालने पहुंचे हैं। तो देखिए, लगातार जो वीआईपी हैं उनके वोट डालने का सिलसिला जारी है। सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था, तो जेपी नड्डा 11 बजे का वक्त था उनका वोट डालने का और वोट डालने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। बिल्कुल, हालांकि इससे पहले एक खास तस्वीर भी हमने देखी। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे थे जेपी नड्डा और उसके बाद अब वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उनका पूरा परिवार उनके साथ सबसे पहले भगवान से आशीर्वाद लिया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वोट डालने से पहले की तस्वीर, और जेपी नड्डा मंदिर में पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लिया और शायद मन में इस कामना के साथ भगवान के दर पर पहुंचे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जो है जीत का परचम लहराए। उसके बाद पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वोट डाला और उसी के साथ उनका पूरा परिवार वोट डालने के लिए मौजूद रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान किया है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ उससे पहले भगवान के दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पहुंचे थे जेपी नड्डा, उसकी भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता लगातार वोट डाल रहे हैं और ये वोट डालने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, और आइए एक बार फिर से रुख करते हैं अपने हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी भी मौजूद हैं। अरुण, जैसा कि मैंने पहले सवाल किया था, प्रकाश जी ने उत्तराखंड का उदाहरण दिया, उनसे ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में वो किस तरह से समानता देखते हैं। और साथ ही साथ राहुल गांधी का वो जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल यहाँ पर नहीं आए, इसका असर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। तो राहुल का आना क्या कुछ असर डालता, कुछ फर्क डालता अगर राहुल हिमाचल प्रदेश आते और चुनाव प्रचार करते? देखिए अजीता, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने दोनों किए हैं, लेकिन मैं आपको एक, इससे पहले कि मैं प्रकाश जी के पास जाऊं, उससे पहले आपको एक बात बता दूं। भाजपा ने, या आप याद करें केंद्रीय मंत्री थे रविशंकर, वो जब हिमाचल में पत्रकार सम्मेलन के लिए आए तो उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था, कहाँ हैं राहुल गांधी, कहाँ हैं सोनिया गांधी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि हिमाचल जैसे छोटे पर्वतीय राज्य को कांग्रेस तवज्जो नहीं देती, और ये बड़ा सवाल हिमाचल के चुनावी नतीजों के साथ देश की राजनीति पर क्या असर डालेगा। प्रकाश जी ने एक बहुत बड़ी बात की, राहुल जी को लेकर सवाल उठाया, उत्तराखंड को लेकर प्रकाश जी आप सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी के आने ना आने से कितना फर्क आपको लगता है पड़ जाता? अगर वो आते तो क्या उसका फर्क पड़ता? और दूसरा, क्या उत्तराखंड की जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड में तो कहा जा रहा था कांग्रेस आएगी लेकिन आ गई भाजपा, और भाजपा तमाम ये दावे कर रही है 4 राज्यों के अंदर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम ये 4 राज्य जीते थे। तो क्या ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के भीतर इन 2 बड़े मुद्दों के साथ क्या रहने? देखिए अरुण जी, अभी तो मतदान चल रहा है, आज मतदान हो रहा है। ऐसा भविष्यवाणी करना तो बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस आ रही है या भाजपा आ रही है, लेकिन जिस तरह से मतदाताओं का रुख हिमाचल प्रदेश में रहा है, या महिलाओं को देखा जाए, बुजुर्गों को देखा जाए, तो इस बार एक मतदाताओं के बीच में एक सूनापन था, या मतलब चुप्पी थी। उस चुप्पी को के मतलब जो है कई तरह के निकाले जा सकते हैं। ये तो नतीजे आएंगे तो पता। राहुल गांधी के आने का असर पड़ता है? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, राहुल गांधी एक सांसद हैं, और एक सांसद के तौर पर तो मैं उनके मानता हूँ, उनमें नेतृत्व की जो राष्ट्रीय स्तर की क्षमता होनी चाहिए वो मैं मानता हूँ कि उनमें नहीं है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस ने खड़गे को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया है, और हिमाचल में मुझे नहीं लगता कि उनके आने से कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला। लेकिन प्रकाश जी, सवाल यहाँ पर क्या खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार एक सवाल भाजपा ने खड़ा किया, लेकिन एक बात जो लगातार उठाने की कोशिश भाजपा के नेता कर रहे हैं कि राहुल गांधी के जहां जहां कदम पड़े कांग्रेस वहां पर सत्ता से बाहर हो गई, और राहुल गांधी के चेहरे को बचाने की, उनकी भविष्य की राजनीति को आगे बचाने की जो कोशिश है, शायद वो हिमाचल प्रदेश में उनके कदमों को नहीं लेकर आई। आपको इसकी बात में कितना दम नजर आता है? देखिए, हो सकता है कि तो भाजपा के लिए राजनीतिक एक टीका टिप्पणी हो सकती है, वो नहीं आए, हो सकता है इत्तेफाक हो, या वो अपने किसी और कार्यक्रमों में व्यस्त हो, या कहीं विदेश गए हों। तो मैं इसको तो भारत जोड़ो पे गए, और कांग्रेस दावा कर रही है एक बड़ा काम जो है कांग्रेस वहां पर भारत जोड़ने का कर रही है, हिमाचल जैसे राज्यों के साथ साथ वो भारत में पूरे संदेश। देखिए अरुण जी, अब राजनीति जो है, राजनीति ऐसा नहीं है कि वोटर घर से उठेगा मतदाता और आपके दल को या किसी और के दल को मतदान करके आ जाएगा। अब वो दिन चले गए हैं, वो पीढ़ी भी चली गई है, वो ऐसी पीढ़ियां चली गई हैं। अब मतदाता को समझना पड़ेगा और मतदाता को समझाना पड़ेगा कि हम किन मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। यानी मोदी का चेहरा जो भाजपा के पास है, और शून्यहीन अगर कांग्रेस दिखाई देती है, आप उस तरफ इशारा करें? देखिए, भाजपा तो नेतृत्व के मामले में बहुत उज्जवल है, या उन्हें कहें कि बहुत समृद्ध है, या किसी और उपन्यास के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो भाजपा के पास नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस के पास आप देखिए, सचिन पायलट, उन्होंने विद्रोह किया, वापस में दोबारा कांग्रेस में उन्हें वापस जाना पड़ा, या जैसे भी समीकरण रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय स्तर के नेता, उभरते युवा थे, वो भाजपा में आए, कांग्रेस छोड़ कर के आए। तो ऐसे प्रयोग कांग्रेस को करने पड़ेंगे, बजाय इसके कि एक छाप वाले नेताओं को बार बार उनके कंधों पर बोझ डाला जाए। खड़गे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, आपको लगता है कि ये नई तस्वीर परिवारवाद की छवि तोड़ती नजर आई? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि गांधी परिवार की जो परछाई है, उस परछाई में मल्लिकार्जुन खड़गे चलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि अपनी एक छाप छोड़ पाएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल हिमाचल के कंटेक्स्ट में अगर मैं पूछूं, भाजपा ने एक तमाम कोशिश की है, 11 उन्होंने अपने जो पॉइंटर्स है वो महिला मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की, महिलाओं की तरफ फोकस, और युवा वोटर लगभग 40 से 70% के 18 से 40 साल के 48 साल के युवा जो है हिमाचल में वोट करेंगे, लेकिन इसमें 1,92,000 वो युवा मतदाता हैं 18 से 19 साल के जो हिमाचल में वोट करेंगे। ये महिला और युवाओं का वोट बैंक आपको क्या लगता है, इनका नजरिया क्या रहने वाला है, किस पर भरोसा ज़्यादा कर पाएंगे? देखिए, आपने ये बात तो अभी पूछी, मैंने इससे पहले एक बात कही कि मतदाताओं को समझना पड़ेगा और मतदाताओं को समझाना पड़ेगा। तो भाजपा ने वही दिशा पकड़ी है जो उनका दृष्टिपत्र रहा है चुनावों के लिए। उन्होंने बिल्कुल केंद्रित होकर के युवाओं को भी केंद्र में रखा है और महिलाओं को भी केंद्र में रखा है, और ये दोनों ही वर्ग मतदान अगर अधिक करते हैं और किसी दिशा की तरफ जाते हैं, किसी वैचारिक दृष्टि के ओर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये समीकरण बदलते हैं और किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं।
तो अजीता बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में हमने कई फैक्टर्स को लेकर बात की, लेकिन हिमाचल के अंदर की तस्वीर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, भाजपा ने स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरे देश के अंदर भाजपा की राजनीति की तस्वीर दिखाई देती है, उसने अगड़ी पिछड़ी जाति के साथ महिला वोटर के ऊपर फोकस करने की कोशिश की है। ये नहीं है कि कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को रिझाने की कोशिश नहीं की। 1500 प्रति माह देने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में और वो जो 10 गारंटियां दी थी उसमें भी उन्होंने उसकी बात की थी, लेकिन भाजपा ने 11 सूत्रीय अपना जो एजेंडा है वो महिलाओं को रिझाने के लिए यहां पर रखा और तमाम तरह की बातें जो उसमें कही गई, वहां महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा करती नजर आई। तो महिलाओं के ऊपर जो भाजपा का स्ट्रैटेजिकल फोकस है और युवाओं के प्रति जो फोकस है, ये जो फ्लोटिंग वोट हैं जो आमतौर पर रहने वाले हैं, जिनको हम ये मान सकते हैं कि ये कांग्रेस की तरफ जाएंगे या भाजपा की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ एक सशक्त रूप से भाजपा आगे बढ़ती नजर आई है। यहाँ पर एक सवाल और ये भी बनता है, जिस तरह का हमने जैसे कैंपेनिंग की बात हुई, प्रचार की बात हुई, एक जंग वो जो आज लड़ी जा रही है, आज जो फाइट है, लेकिन एक जंग वो जो इससे पहले लड़ी गई, रैली युद्ध हम उसको कह सकते हैं, जिस तरह से आक्रामक प्रचार रहा, प्रचार युद्ध जो रहा। तो एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की अपनी तरफ से, वहीं दूसरा नैरेटिव वो जो मतदाता के मन में साइलेंटली चल रहा है। मुझे बताइए एक बार फिर से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो बाकी राज्यों की जनता से थोड़ा अलग है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, इस बात को बार बार हाईलाइट करना जरूरी है। ऐसे में ये जो नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सेट करने की कोशिश की गई, क्या यहाँ की जनता उस नैरेटिव में बहने वाली जनता है, या नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी सेट करे वो करेगी वही जो उसके मन में होगा, जो उसको ठीक लगता है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा जैसे राजनीतिक दल, जिनको हम ये मानते हैं कि देश के भीतर की आज की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं, वो भी पढ़ने में नाकामयाब साबित होती रही हैं। और उसकी वजह ये मानी जाती है, देखिए हम बार बार एक बात का जिक्र करते हैं, ये परमार के पहाड़ है, ये परमार के पहाड़ बदलते नजर आएंगे क्या? नई दिशा इसको मिलती नजर आएगी, या वो जो 4 पिलर्स परमार ने दिए थे, पानी, बिजली, पर्यटन और यहाँ के वन, ये जो संसाधन थे, इनसे आगे बढ़ती कहीं नजर आएगी? वो तस्वीर जरूर रही है, लेकिन हिमाचल का विकास या हिमाचल विकास के पायदान पर आज जिस स्थिति पे खड़ा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर रही है तो यहाँ के कर्मठ लोगों की रही है, यहाँ के ईमानदार लोगों की रही है, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों की रही है। और यही वजह है कि सरकार बदल देने का, 5 साल के बाद सरकार कौन बदलता है? वो जो काफी जागरूक हो, वो जो काफी ईमानदार हो, वो जिन्होंने अपने कर्मठ काम के जरिए हिमाचल प्रदेश को विकास के पायदान पर आगे खड़ा किया है। ये हिमाचल की तस्वीर बाकी देश के राज्यों से अलग दिखाई देती है। हिमाचल एक ऐसा राज्य आपको दिखेगा जहां भीख मांगते आपको लोग नहीं दिखेंगे। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बात की जाती है, लेकिन सेब का 5000 करोड़ रुपए का अर्थतंत्र यहां पर है। यानी अगर सरकारी कर्मचारियों में नौकरी नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में अगर किसी ने किसी को सबल हाथ दिया है तो ये अर्थतंत्र सेब के 5000 करोड़ रुपए की बागवानी तंत्र का है, जिसको आप ये मान सकते हैं कि कोरोना जैसे संकट के वक्त में भी हिमाचल प्रदेश के अगर कोई सबसे बड़ी जीडीपी में उपलब्धि रही तो किसानों के इसी सेब के फैक्टर की रही, जहां पर यह माना जाता है ये 5000 करोड़ रुपए के अरुण, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र किया है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है यहाँ पर बागवानी की, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन इसी बीच अर्चना ये बड़ी खबर दर्शकों को दे। बिल्कुल, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने वोट डाला है। शिमला ग्रामीण से उम्मीदवार हैं विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी वोट डाला। तो दोनों नेताओं ने रामपुर में मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर शहर से विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह ने वोट डाला। तमाम बड़े चेहरे लगातार वोट डाल रहे हैं, और उसी बीच कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वोट डाल दिया है, और विक्रमादित्य सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, तस्वीरें आपके साथ साझा कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भी कहा जा सकता है विक्रमादित्य सिंह नजर आ रहे हैं। हालांकि वो ये दर्शा रहे हैं कि वोट उन्होंने डाल दिया, लेकिन उसी के साथ जो है ये विक्ट्री का साइन ये भी बता रहा है कि वो कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रखे हैं सूर्य समाचार की टीवी स्क्रीन पर। प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, और वोट डाल दिया गया है। शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह उम्मीदवार हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं, बड़े बड़े दावे करते भी नजर आ रहे हैं। तो लगातार
ये तमाम अपडेट आपको दे रखे हैं। बिल्कुल। चलिए और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। अरुण, जो बागवानी की आप बात करें तो उस पर हम आएंगे, लेकिन हमने देखा अभी विक्रमादित्य सिंह वोट डालकर निकले हैं। वीरभद्र सिंह का जिक्र बार बार होता है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। दूसरी बार इस सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, काफी आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप हिमाचल प्रदेश के चुनावों को समझने की कोशिश करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने एक इसको परिवारवाद से अलग बनाने की कोशिश की। विक्रमादित्य हिमाचल प्रदेश में परिवारवाद का वो चेहरा है जो वीरभद्र सिंह के पुत्र के रूप में जाना जाते हैं। उनकी माता हैं प्रतिभा सिंह, वो सांसद के तौर पर हिमाचल प्रदेश का चुनाव अभी ये जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें जीत कर आगे दिखाई दी हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से दोबारा की गई है और ये कोशिश बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो कोशिश है क्या? उपचुनाव 4 हुए थे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 3 विधानसभा के थे और 1 संसदीय सीट का था। प्रतिभा सिंह भी चुनाव जीती, तीनों विधानसभा की सीट जीती और भाजपा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को या भाजपा को बैकफुट पर जाकर यह कहना पड़ा, ये वीरभद्र सिंह की सहानुभूति थी जिसने हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव जिता दिए। लेकिन ठीक मतदान से पहले कांग्रेस ने वो कार्ड दोबारा खेला है। तमाम तरह के सोशल मीडिया पे, तमाम तरह के जो उनके एडवर्टाइजमेंट हैं उसमें वीरभद्र सिंह के चेहरे को एक बार फिर कांग्रेस सामने लेकर आई है। यानी कांग्रेस जो अपना चुनाव लड़ रही है, वीरभद्र सिंह के बगैर चुनाव लड़ रही है, उसमें वीरभद्र सिंह के इसी सहानुभूति फैक्टर को वो हिमाचल प्रदेश के आम चुनावों के अंदर मतदाताओं को रिझाने के लिए सामने लेकर आना की कोशिश जरूर की है। हाँ, इतना जरूर है, विक्रमादित्य वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे उसी दौर में उन्होंने अपनी राजनीति की सियासत पारी शुरू की। शिमला ग्रामीण से चुनाव जीते और इस बार जो है वो दोबारा शिमला ग्रामीण से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये जो शिमला संसदीय सीट में शिमला जिला है, वहां पर यह माना जाता है कि कांग्रेस एक सशक्त रूप के साथ कैडर वोट के साथ खड़ी है, तो उनके लिए भी ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच का सीधा चुनाव जरूर है। लेकिन वीरभद्र फैक्टर का यहाँ पर आ जाना ये बड़ा महत्वपूर्ण है और यही हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस बार तय करता नजर आएगा। परिवारवाद बनाम ये जो वीरभद्र के सहानुभूति फैक्टर का है, जो उपचुनाव में लाभ कांग्रेस को मिला था, क्या हिमाचल की जनता आम चुनावों में भी उस तरह का फायदा कांग्रेस को देती है या फिर रिवाज बदलने के भाजपा के तमाम बिल्कुल अरुण, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे युवा हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे महिलाएं हो या फिर वीरभद्र सिंह का आपने जिक्र किया। बड़ा जिक्र इससे पहले जो आप कर रहे थे वो है सेब बागवानों का, एप्पल बेल्ट जिसको हम कहते हैं। मुझे ये बताइए, ये एप्पल बेल्ट कितनी सीटों पर सेब बागवानों का प्रभाव है और ये किस तरह की भूमिका इन चुनावों में निभाएगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश के चुनावों को अगर आप समझेंगे तो आप 2-3 चीज़ों को मान सकते हैं कि इनके बगैर ये चुनाव और चुनाव के नतीजे कहीं प्रभाव डालते नहीं दिखाई देते। कर्मचारी एक बड़ा वर्ग माना जाता है और हमने पहले भी जिक्र किया था, शांता कुमार भाजपा के एक कदावर नेता थे और नो वर्क नो पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको देश में सराहा गया, लेकिन हिमाचल की जनता ने उसको नकार दिया। कर्मचारियों के फैक्टर के साथ अगर हिमाचल प्रदेश में दूसरी बात कही जाती थी तो वो सेब बागवानों की कही जाती थी। सेब बागवान कहाँ हैं? शिमला जिला के अंदर अगर आप करेंगे तो पूरा शिमला जिला में इसमें आपको मोटी तस्वीर दिखाई देगी। जुब्बल कोटखाई, चौपाल, रोडू, रामपुर, किन्नौर जिले के अंदर ये दूसरा जिला है। कुल्लू जिला जो है वहां पर आपको मनाली, कुल्लू इसके भीतर आपको दिखाई देंगे। सिरमौर के कुछ जिले हैं। और जब से ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन की नई तकनीक आई है तो इसने मैदानी इलाकों में, चाहे वो मंडी के हों, चाहे सोलन का जिला का ये हो, वहां पर अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। तो लगभग ये माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे प्रभाव डालती है और 5 के करीब ऐसे जिले हैं जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि सेब बागवानों का एक बड़ा तबका जो है अपना वोट के लिए निकलता है। लेकिन वो नाराज रहा है, सड़कों पर उतरा रहा है, जयराम सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहा है। और उसकी सबसे बड़ी जो मांग थी वो क्या थी? लोगों ने बहुत गलत समझा है। आज तक अगर सेब बागवानों की बात होती रही तो ये कहा जाता रहा एमएसपी चाहते हैं, ये अपने लिए समर्थन मूल्य चाहते हैं, लेकिन असली तस्वीर ये नहीं है। हिमाचल का छोटा लैंड होल्डिंग वाला जो ये फ्रूट ग्रोवर है, उसको सबसे बड़ी जरूरत थी एक अच्छे बाजार की, प्रोसेसिंग प्लांट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कूल चेन सिस्टम की। और पूरे दुनिया के साथ अगर
कंपटीशन करना है तो जिसकी लगातार हिमाचल के बागवान मांग उठाते रहे हैं कि हिमाचल के अंदर ये जो विदेशों से सेब आयात किया जाता है उसका आयात शुल्क 100% तक कर दिया जाए। कांग्रेस हो भाजपा हो, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए सेब बागवानों की ये सबसे बड़ी मांग रही है, लेकिन उसका नतीजा आज तक कोई उनके फेवर में नहीं निकला। यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनके लिए होना चाहिए था, जिसको लेकर वो बात करते हैं कूल चेन सिस्टम, यातायात साधन है नहीं। सेब पेरिशेबल फ्रूट माना जाता है, उसको दिल्ली के बाजार में, बंगाल के बाजार में, साउथ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगर कहीं भी भेजना है तो कूल चेन सिस्टम का यातायात उसको चाहिए। ट्रेन यहाँ तक बिल्कुल, और अरुण शायद यही सब कारण है जिसकी वजह से बागवानों का गुस्सा फूटा है और सड़कों पर बागवान आए, अपनी नाराजगी जाहिर की। ठीक है अरुण, आप बने रहिएगा, वापस आऊंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रखे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट डाला है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डाला वोट, हालांकि इससे पहले मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे और उसके बाद विजयपुर बूथ पर वोट डालने पहुंचे जेपी नड्डा और उनके साथ उनका पूरा परिवार मतदान के लिए और जो है पोलिंग बूथ पर पहुंचा, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष की अगर हम बात करें जेपी नड्डा की, तो हिमाचल प्रदेश में और जो है इस जीत के लिए उन्होंने खूब मेहनत की है। पिछले दिनों वो साफ तौर पर चुनावी सभाओं में भी देखने को मिला और आज सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेकर हिमाचल प्रदेश में वोट डालने के लिए मंदिर में सबसे पहले पहुंचे, दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और उसके बाद वहां से पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, वोट डालते वक्त की तस्वीरें और उसके बाद मंदिर में भी जो है जेपी नड्डा पहुंचे थे, उसकी भी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रखे हैं। तो चलिए आपको बता दें, वोट डालने के बाद जेपी नड्डा का क्या कुछ कहना रहा, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग करती है और आने वाले 5 साल के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह सरकार का चुनाव करती है, और मैं भी एक मतदाता हूं। मेरा ये गृह जिला है और मेरा ये गृह गांव, गृह पंचायत है। तो मुझे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां मत का प्रयोग करने का मुझे परिवार के साथ प्रयोग करने का मौका मिला और प्रजातंत्र के इस त्यौहार में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइन में लग करके कर रहा था, लेकिन सभी ने कहा नहीं आप पहले कर लें, लेकिन फिर भी वो मतों का मुझे प्रयोग करने का यहाँ सौभाग्य मिला है और मैंने अपने मत का प्रयोग परिवार के साथ यहाँ पर किया। तो जेपी नड्डा ये बताते हुए कि वो बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ पर वोट करना चाहते थे, बाकी मतदाताओं की तरह लाइन में लगकर वोट करना चाहते थे, लेकिन उनको क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में उनको पहले मौका दिया गया वहाँ के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी तरफ से कि आप जाइए और मतदान कीजिए। तो जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। बिल्कुल, इसी तरह एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सतपाल सत्ती ने भी मतदान किया है। ऊना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं सतपाल सत्ती, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी उम्मीदवार सतपाल सत्ती। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार तमाम अपडेट आपको देने, तमाम बड़े चेहरे वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें, सतपाल सत्ती वोट डालते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। और बता दें, ऊना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं सतपाल सत्ती, तो उन्होंने भी अपना वोट डाला है, पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वोट डाला, उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। तो तमाम बड़े नेता और उसी के साथ जो है किस तरह से वोट डालने के बाद क्या कुछ उनका कहना रहा, वो भी बेहद अहम है जानना कि आखिर इस बार उनके मन में क्या है, किस तरह की उनकी विचारधारा, क्योंकि खुद भी मैदान में है सतपाल सत्ती, वोट डालते हुए भी नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वोट डाला और कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता वोट डाल रहे हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरों के वोट डालने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि आज दिन मतदान का है और उसी के साथ वोटर्स का ये दिन है, वो भी आपको लगातार दिखा रखे हैं। तो वोट डालने के बाद सतपाल सत्ती का क्या कुछ कहना रहा, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। महापर्व की मैं सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ ऊना विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि वो विकास के साथ चले, विकास का सहयोग करे और देश के अंदर जो व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है वो व्यवस्था लंबी आगे तक चले और हिमाचल प्रदेश में जो विकास का एक नया पैमाना शुरू किया है मोदी जी ने और जयराम ठाकुर जी ने, उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि सभी लोग
भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। और मैं सभी ऊना विधानसभा क्षेत्र की जनता से आग्रह करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे वोट डालें और मैं आगे भी जिस तरह पहले विकास किया उसी तरह से विकास को आगे गति दूंगा। और इसी बीच एक और अहम खबर, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मतदान किया है। परिवार समेत वीरेंद्र कंवर ने वोटिंग की है। कुटलैहड़ पोलिंग बूथ पर वोट डाला है। कुटलैहड़ से बीजेपी प्रत्याशी हैं वीरेंद्र कंवर, जो वोट डालने पहुंचे। वीरेंद्र कंवर भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। कुटलैहड़ से बीजेपी प्रत्याशी हैं और कुटलैहड़ में ही उन्होंने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट कास्ट किया है। तो बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कंवर भी अपना वोट डाल चुके हैं। कुटलैहड़ सीट से उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, वीरेंद्र कंवर भी अपने पूरे परिवार के साथ पोल करने के लिए पहुंचे हैं। तो मतदान केंद्र पर वीरेंद्र कंवर अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। कुटलैहड़ से बीजेपी प्रत्याशी और कुटलैहड़ के ही पोलिंग बूथ पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। लोगों में बहुत उत्साह है और पिछले 5 वर्षों के अंदर जो एक लाइन कुटलैहड़ से प्रदेश और प्रदेश से केंद्र की जो ये लाइन बनी है, इससे जो डेवलपमेंट मॉडल आज प्रदेश के अंदर और इस कुटलैहड़ विधानसभा में जो देखने को मिल रहा है, आज लोग जो है वो डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर जो है वो वोट डालेंगे, न कि शराब मॉडल के ऊपर और दहशत मॉडल के ऊपर जो है वो वोट डालेंगे। लोग यहाँ इस महापर्व के ऊपर, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि बहुत सोच समझ करके इस डेवलपमेंट को और आगे ले जाने के शिखर की तरफ कुटलैहड़ चले, इसके लिए जो है वोट डालेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 11 बजे कुल 11.82% मतदान हुआ है। तो आज सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक का वक्त है वोट डालने का और ऐसे में शुरुआती 3 घंटों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 11.82% है। और आइए रुक करते हैं हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का एक बार फिर से। अरुण, जल्दी से 2 बातों पर रिएक्शन। पहले तो ये कि 3 घंटे का जो वोटिंग परसेंटेज है 11.82%, उम्मीद के मुताबिक, उम्मीद से कम या उम्मीद से ज्यादा? और दूसरी बात, वीआईपी वोटर्स पर मैं आऊंगी इस सवाल के जवाब के बाद। देखिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में मतदान की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का मतदाता काफ़ी बाहर निकलकर वोट करता है। 71 से 75% के करीब जो है ये हिमाचल प्रदेश में आम विधानसभा चुनावों के भीतर है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया था, लोकसभा का 82% मतदान का रिकॉर्ड है। इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये देखने वाली बात है। जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी 11%, 11 बजे तक का जो वक्त है उसका जो चुनावी आंकड़ा हमारे पास मतदान का आया है, ये आपको शुरुआती दौर में कम जरूर लग सकता है। लेकिन हम लगातार एक बात का जिक्र कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश ठंड के मौसम में ये जो होने वाला मतदान है, ये जैसे जैसे धूप की तपिश बढ़ती है, हिमाचल प्रदेश में मतदान का प्रतिशत आपको बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जरूर दिखाई देगा। और यही वजह है कि आपको लंबी कतारें अगर अब लगती हुई दिखाई दे रही होंगी तो मतदान केंद्रों के भीतर की वो तस्वीर आपके सामने जरूर आ रही होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर ये दोपहर का समय और शाम का समय ऐसा रहता है जब ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्र तक आते हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि ये जो लोकसभा के वक्त का 82% का रिकॉर्ड मतदान है, क्या वो इस बार टूटेगा या नहीं टूटेगा। नेता, राजनीतिक दल क्या मतदाताओं को उस तरह से बाहर निकाल पाएंगे? देखिए, चुनाव का आंकलन अगर होगा, वोटर कितना बाहर निकल कर आया उसके ऊपर इसका एक आंकलन किया जाता है। ज़्यादा मतदाता अगर बाहर निकल के आते हैं तो उसको माना जाता है गुस्सा था लोगों का और गुस्सा सरकार के खिलाफ चला गया। लेकिन हर बार ऐसा हुआ हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा मतदान होता है तो आप इतना जरूर समझिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि प्रत्याशियों के चेहरे को
देखकर भी मतदान करने का एक रिवायत रही है। और यही रिवायत हिमाचल प्रदेश के चुनावों में वो जो इंडिपेंडेंट फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, बागी नेताओं का फैक्टर का काम कर रहा है। हिमाचल का इतिहास रहा है कि सरकार के कैबिनेट के मंत्री तक चुनाव हार जाते हैं। ये तमाम चीजें मतदान के इस प्रतिशत के साथ आपको जरूर सामने दिखाई देती रहेंगी। बहुत छोटा सा रिएक्शन अरुण, एक जल्दी से मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने जेपी नड्डा को देखा, सुबह से इंतजार था कब वो निकलेंगे घर से और वोट डालेंगे। काफी जो बाकी नेता हैं वो पहले से पहले वोट डाला है, लेकिन जेपी नड्डा काफी आराम से निकले वोट डालने। सबसे बड़ा चेहरा, सबसे ज्यादा दारोमदार उन्हीं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का यहां से। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में प्रतिष्ठा किसी की दाव लगी है या जो सबसे बड़ा चेहरा है, इस छोटे से पर्वतीय राज्य को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का दिया है। जगत प्रकाश नड्डा वो चेहरा रहे हैं। वो क्या वजह थी कि वो चुनाव में मतदान करने का इंतजार करते रहे, लेकिन एक भूमिका उन्होंने जरूर निभाई और जिसका जिक्र भाजपा करती आई है। पहले मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, चाहे ये थे, चाहे कांग्रेस के नेता अंदर खाते वो अपने गणना कर रहे थे कि कौन सा वक्त उनके लिए ये जो तारों की गणना है उसके हिसाब से कौन सा वक्त उनके लिए वोट डालने का रहेगा। ये तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के नहीं, देश के अंदर भी भाजपा का एक बहुत बड़ा चेहरा है। वो खुद मतदान के लिए आए। केंद्रीय मंत्री हमने इससे पहले जिक्र किया था, हमेशा हम यहाँ पर आनंद शर्मा को देखते आए हैं, उन्होंने यहाँ पर मतदान किया। प्रदेश के बड़े नेता, कदावर नेता अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री हैं, वो धूमल परिवार के साथ हमीरपुर में मतदान करते नजर आए। तो ये तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई जरूर दिए होंगे, लेकिन प्रतिष्ठा दाव पर अगर किसी की लगी है, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल था। सबसे बड़ी अगर किसी के लिए परेशानी या नींद उड़ा देने वाला जो ये वक्त होगा, 12 दिसंबर को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। उसके बाद गुजरात के चुनाव पर फोकस होगा। बड़ी जिम्मेवारी जगत प्रकाश नड्डा के कांधों पर। इसके बाद 2 चुनाव जो दिल्ली के भीतर होने हैं और उसके बाद गुजरात का जो है उन पर जरूर बनेगा। लेकिन हिमाचल के चुनाव के नतीजे क्या तय करेंगे? अगर रिवाज बदलेगा तो वाहवाही जगत प्रकाश नड्डा की जरूर होगी, क्योंकि इससे पहले उनको किसी भी चुनाव में इतनी बड़ी हार की मशक्कत के साथ नहीं देखा गया है। जीत उनके पाले में लगातार रही है। तो हिमाचल का चुनाव, क्योंकि गृह राज्य उनका है, प्रतिष्ठा का सवाल उनके लिए है और इसको जीतना, रिवाज बदलने का एक बड़ा दाव जो है वो भाजपा इस बार खेल रही है। तो उनके चेहरे के ऊपर जरूर ये बात मानी जा सकती है। लेकिन इसी के साथ वो जो एक रिवायत हिमाचल प्रदेश में रही है कि कैबिनेट मंत्री तक हार जाते हैं, वो इस बार बदलेगा नहीं बदलेगा, ये जनता तय करेगी। ईवीएम में उनका कैद जो मतदान है वो जब 12 तारीख को नतीजों के रूप में सामने आएगा तो वो भी इन बातों को साफ करता नजर आएगा। बिल्कुल अरुण, सही बात आपने कही है कि इस बार रिवाज बदलेगा नहीं बदलेगा। हालांकि ये फैसला जनता को ही करना होगा और उसका इंतजार भी रहेगा और उसी का दिन भी है, क्योंकि लगातार जो है मतदान के लिए वोटर्स पहुंच रहे हैं। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा अरुण, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। तो बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है, मतदान सुबह से जारी है और उसी के साथ अभी तक का मतदान प्रतिशत 11.82 रहा है और 11 बजे से भी ज्यादा का समय अब हो चुका है और उसी के साथ लगातार अपडेट ले रहे हैं। चलिए अब सीधे रुक करते हैं ऊना से। हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे ऊना में अब तक की स्थिति क्या है, वोटर्स किस तरह से वोट कर रहे हैं, वहां पर लोगों का क्या आधार, यानी कि किन मुद्दों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वोटर्स? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिला ऊना में सुबह 8 बजे जो है वो मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी और जिला ऊना के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 515 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। वहीं 4,24,813 मतदाता जो है वो 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि मतदान जिला ऊना में शांतिपूर्वक चल रहा है और जिस तरह से धूप निकल रही है वैसे वैसे लोग भी अब घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और वहीं अगर बताएं 11 बजे तक लगभग 10 से 11% के करीब मतदान जो है वो हो चुका है। हम इस समय ऊना में है, ऊना शहर के बाद में है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइनें जो है वो लोगों की लगी हुई है। लोग महिलाओं की संख्या भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर देखी जा सकती है और लोग अब जिस तरह से धूप निकल रही है, लोग घरों से बाहर निकलकर जो है वो मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। वहीं अगर जिस तरह से आपने बात की मुद्दों की, तो मुद्दों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में अक्सर जो है वो जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं उनको लेकर ही लोग जो है वो अपना मत का प्रयोग जो है वो करते हैं। जी अमित, आप बने हुए हमारे साथ
सहयोगी हमीरपुर से जसबीर भी जुड़ चुके हैं। जसबीर, आपके पास आऊंगी। हमीरपुर बीजेपी का गढ़ माना गया है, लेकिन बात करूंगी किस पार्टी का पलड़ा इस बार भारी है। ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं। जी, आपको मैं बताऊं कि भाजपा का गढ़ हमीरपुर माना जाता है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगा 2017 में 3 सीटें यहाँ से कांग्रेस ने जीती थी और 2 भाजपा के पाले में गई थी। लेकिन इस बार जो समीकरण चुनावी बने हैं तो स्थिति यहाँ पे बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि अब थर्ड फ्रंट के तौर पे आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है। फिलहाल जो बागी लोग उतरे हैं, इसमें जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर बागियों की भी काफी वहाँ पे पकड़ है। और जो मैं आपको बताऊं कि जैसे नदौर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, भाजपा और कांग्रेस में पहले सीधा मुकाबला देखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो एक बागी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के तौर पे यहाँ तो वो भी सीधे तौर पर दोनों पार्टी को डेंट डालता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें जो तिकोना मुकाबला भी नहीं कह सकते, लेकिन जो फिलहाल जो खामियाजा है, लेकिन जसवीर बात करूंगी क्योंकि हमीरपुर की जनता सिर्फ काम को प्रायोरिटी देती है, चेहरे को नहीं। ये 2017 के चुनावों में हमने देखा था किस तरीके से सीएम पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को नकार दिया था जनता ने। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ काम को देखा जाता है, बाकी चेहरे को नहीं देखा जाता। इस बार आपने उदाहरण भी दिया, लेकिन मैं आपको इस बार बताऊं कि जो एक मुद्दे हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी और ओपीएस को लेके जिस तरह जनता में आक्रोश है, तो इन सब मुद्दों को लेके इस बार जो पब्लिक है, सुबह से हम घूम रहे हैं बूथों पे, तो लोगों की सिर्फ यही एक डिमांड है कि जो हमारे महंगाई बेरोजगारी को कंट्रोल करेगा उसी को हम वोट देंगे। और ओपीएस के नाम पे भी काफी छल किया गया है, तो ओपीएस के मुद्दे को लेके भी युवाओं में काफी रोष है, लोगों में रोष है। तो उनका ये कहना है कि जो पार्टी इस बात के लिए आश्वासन देगी हम उसी पार्टी को वोट देंगे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को देख कर। ठीक है, आप बने रहिएगा जसवीर, हमारे साथ अपडेट आपसे लेंगे। नालागढ़ का रुख कर लेते हैं, जगत बेस हमारे साथ है। जगत, आपसे जानना चाहेंगे नालागढ़ में इस वक्त क्या स्थिति है, कितने वोटर्स अब तक पहुंच पाए हैं, किस तरह से चल रही है, वोटर्स की संख्या कितनी है, क्या सही से मतदान हो पा रहा है? जी, साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, नालागढ़ विधानसभा के क्षेत्र की बात करें तो सुबह से ही लगातार जो लाइनें हैं देखी जा सकती है, जैसे कि हमने तस्वीरों में भी देखा कि किस तरह ज्यादातर जो महिलाएं हैं उनमें उत्साह है वोटर मतदान को लेकर। सुबह से वार्ड नंबर 3 नालागढ़ की बात की जाए या रामशहर की बात की जाए या अन्य जितने भी नालागढ़ के बूथ है, सुबह से ही जो मतदाता है उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है और लोग ज्यादातर घरों से निकलकर वोट के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। अभी की स्थिति बता दूं कि नालागढ़ जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी ओर से 11 बजे तक का जो परसेंटेज है वो मीडिया को दिया गया है, जिसमें 22% तक जो पोलिंग है पूरे नालागढ़ विधानसभा के क्षेत्र की हो चुकी है। और लगातार जिस तरह सर्दी का मौसम है, लोग लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं और पोलिंग बूथों के बाहर सैकड़ों की तादाद में जो लाइनें हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है। वोटरों में खासा उत्साह यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है जगत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जसवीर, आपका भी शुक्रिया। अमित, आपका भी शुक्रिया। बने रहिएगा, नजर बनाए रखें, अपडेट लगातार आपसे लेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, वोटर्स का दिन आज है और किस तरह की स्थिति हर विधानसभा क्षेत्र में, उसको लेकर भी लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। एक बार सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ है। विनय, देवभूमि का दंगल, उसी पर बातचीत हो रही है। इस बार देखा जाए क्या तमाम खास चीजें हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव बेहद अलग है? देखिए, बहुत सी बातें, खास चीज़ें हैं इस बार के चुनाव में। चूंकि कांग्रेस और बीजेपी की बात हम करते हैं तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने मिशन में लगी है। बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट, यानी कि बीजेपी चाह रही है कि सत्ता में वापसी, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि इतिहास रिपीट, यानी कि इतिहास दोहरेगा। यानी कि हिमाचल का जो इतिहास है, 5 साल सरकार किसी भी पार्टी की हो वो बनती है और अगले 5 साल दूसरी सरकार बनती है, ये इतिहास रहा है हिमाचल का। कांग्रेस इसी इतिहास को रिपीट करने की बात कर रही है। अगर बात करें कि इसमें नया क्या है, तो इसमें इस बार ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, यह बहुत बड़ा मुद्दा इस बार हमने देखा कि हिमाचल चुनाव में ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। दोनों पार्टियों ने इसको लेकर अपनी अपनी बात कही है। इस तमाम बातों को मद्देनजर यहाँ पे आज जो मतदाता है वोट डाल रहे हैं। विकास की बात की जा रही है, विकास के मद्देनजर यहाँ पे वोट डाला जा रहा है। करेंगे ओपीएस के मुद्दे पर दोनों पार्टियों ने अपनी बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही कह दिया कि हम पहले ही कैबिनेट बैठक में जो है ओपीएस का मुद्दा जो है उसको उठाएंगे और पास करेंगे। और हालांकि घोषणा पत्र में बीजेपी ने डिसाइड नहीं किया, ओपीएस का कोई मुद्दा नहीं उठाया है, तो क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा?
बिल्कुल, और विनय इसका भी जवाब लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। 103 वर्षीय सरदार प्यार सिंह ने वोट डाला है। चंबा जिले से सरदार प्यार सिंह है जिन्होंने वोट डाला और 103 वर्षीय हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह की जब भी खबर हम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ये तमाम युवाओं के लिए और आज की पीढ़ी के लिए संदेश है कि आखिर वोट हमारे लिए कितना जरूरी है और हमारी उसके प्रति कितनी जिम्मेदारी बनती है। ये एक संदेश देने का काम, एक प्रेरणा देने का काम किया जाता है। तो युवाओं से वोट डालने की अपील उन्होंने की, खुद वोट डालने पहुंचे। चंबा जिले से ताल्लुकात रखते हैं 103 वर्षीय सरदार प्यार सिंह जिनकी हम बात कर रखे हैं, और उसी के साथ तमाम वोटर्स से इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करने की अपील उन्होंने की। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और देखिए भावुक कर देने वाली भी तस्वीरें हैं, लेकिन प्रेरणादायक तस्वीरें भी नहीं कहेंगे, क्योंकि एक प्रेरणा, एक संदेश देने का कहीं ना कहीं मुख्य जो है ये कारण रहा है इन तस्वीरों को दिखाने का, कि आखिर इससे युवा पीढ़ी समझे कि आखिर इस लोकतंत्र के महापर्व में हमारी भागीदारी कितनी मायने रखती है। हालांकि उन्होंने भी सभी से वोट डालने की अपील की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं और ये तस्वीरें हैं सरदार प्यार सिंह की जिनकी उम्र है 103 और खुद वोट डालने पहुंचे, लोगों से भी वोट डालने की अपील की। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर आपको बता दें। टशीगंग मतदान केंद्र में वोटिंग जारी है। लाहौल स्पीति का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। देश और दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग सेंटर है टशीगंग और जिले में अब तक कुल 2% मतदान हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जहां पर वीवीपैट और ईवीएम मशीनें जो है एयरक्राफ्ट के जरिए पहुंचाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीते कल ही वहां पर स्नोफॉल हुई है, जिसका नुकसान जो है यहां पर वोटिंग पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि अब तक सिर्फ 2% मतदान यहां पर हुआ है। एक सीट है लाहौल स्पीति में और उस एक सीट के लिए सिर्फ 2% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर लाहौल स्पीति से सामने आ रही है जहां पर लगातार मतदान जारी है, लेकिन हैरानी करने वाली तस्वीर सामने आ रही है कि 2% मतदान जो है यहां पर हुआ है। बिल्कुल, लाहौल स्पीति की बात जब हम करेंगे इसीलिए भी इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि जैसे अनु ने भी कहा कि बर्फबारी वहां पर हुई है तो वहां के वोटर्स के लिए थोड़ी सी समस्या है कि कैसे इस बीच पोलिंग बूथ तक पहुंचे, वोट डाले जाएं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। हालांकि बर्फबारी थोड़ी सी प्रभावित कर सकती है आज मतदान जो हो रहा है उसको, लेकिन देखना होगा कि आखिर लोगों में कितना उत्साह और कितना वहां पर वोट प्रतिशत रहता है, उस पर भी रहेगी हमारी नजर। वोडाइस्ट पोलिंग स्टेशन में आज मैंने पहली बार वोट डाला है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। वोडाइस्ट पोलिंग स्टेशन में आज मैंने पहली बार वोट डाला है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो हमारे सहयोगी विनय सिंह और हमारे सहयोगी ऊना से अमित शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आऊंगी। पहले ऊना की अगर बात करूं, क्योंकि अगर सीएम पद के दावेदारी की बात की जाए तो ऊना में मुकेश अग्निहोत्री का चेहरा सबसे आगे रखा गया है, तो क्या फाइनली कांग्रेस जो है उस पर मुहर लगा सकती है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिला ऊना की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जो है, जब 5 साल पहले मुकेश अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया था, उसके बाद से लेकर आज तक मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, वो लगातार घेरने का प्रयास किया है। अगर बाकी कांग्रेस के नेताओं के मुकाबले बात की जाए तो मुकेश अग्निहोत्री ही जो है वो लाइमलाइट में रहे, जिन्होंने सरकार पर सबसे ज्यादा निशाना साधा। आज सुबह मुकेश अग्निहोत्री ने भी यहां पर अपना मतदान किया और जब सुबह उनसे बात हुई सीएम के चेहरे को लेकर कि क्या आप भविष्य के सीएम हो सकते हैं, तो हालांकि इस बात से उन्होंने कुछ भी कहने से मना किया, लेकिन उन्होंने इतनी बात जरूर कही कि मुख्यमंत्री जो भी होगा वो कांग्रेस से ही होगा और उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी 5 साल पहले, उस जिम्मेदारी को उसने जो है वो अच्छी तरह से निर्वहन किया है और उसके आधार पर है। लेकिन अमित, बात करूंगी क्योंकि ऊना एक ऐसा जिला है, 5 विधानसभा सीटें हैं वहां पर और पंजाब से सटा हुआ एरिया है। आम आदमी पार्टी की बात करूं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में क्या सेंधमारी कर सकती है ऊना में आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जब पंजाब में नतीजे घोषित हुए और आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत वहां पर हुई, उसको लेकर जो है वो उस समय हिमाचल का जो जिला ऊना है पंजाब के साथ लगा हुआ है, उस समय काफी हलचल जो है वो आम आदमी पार्टी की देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो हलचल है
वो भी धीमी होती गई। तो आज के समय में कितना प्रभावित ये इन दोनों दलों को करती है वो देखने वाला जो होगा, और उसके नतीजे जो है वो जब 8 दिसंबर को सामने आएंगे उसी समय पता चल पाएगा। जी ठीक है अमित, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। विनय सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे थे निर्णायक वोटर्स की हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए, जिसमें कर्मचारी है, पेंशन धारक हैं, सेब उत्पादक हैं, ये कहीं ना कहीं निर्णायक वोटर्स की भूमिका में आते हैं। तो सबसे पहले कर्मचारियों की बात कर लें, क्या ये लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं जो सरकार है वो उनकी नाराजगी दूर करने में कामयाब हुई है, या फिर उसका खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को? देखिए, कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं और अभी हम ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे। तो कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो दाव खेला है ओपीएस का, कांग्रेस ने कहा है कि जब अगर उनकी सरकार हिमाचल में आती है तो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कांग्रेस ने यह भी बताया है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की है। ये उदाहरण कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस पर कोई साफ रुख नहीं रखा गया है। कर्मचारी, अगर बात करें दूसरी तरफ सेब की बागवानी, युवा, ये तमाम अलग अलग वोटर हैं, महिलाएं, ये वोटर हैं जो कि आज जो कि मतदान का दिन है और चुनाव का निर्णायक दिन है। तो ऐसे में ये रुख तय करेंगे, ये लोग तय करेंगे कि किसकी सरकार आने वाले 5 सालों में हिमाचल में होगी। तमाम तरह के मुद्दों को लेकर अगर हम वही बात करें बागवानी की, सेब की बागवानी, खासतौर पर ये भी मुद्दा रहा कि सेब के जो पेड़, क्योंकि हिमाचल सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूंकि कई ऐसे पेड़ हैं जो जिनकी उम्र हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, नए वृक्षों को लगाने की जरूरत है। ये भी मुद्दा इस बार गरमाया रहा है हिमाचल में। हिमाचल में सेब की बागवानी भी एक चुनाव का मुद्दा बना है। तो वहीं युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए भी जो सुरक्षा है, ये तमाम तरह के मुद्दे चुनाव में गरमाए हैं। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ने हर तरह के वोटर को रिझाने की कोशिश की है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सेब की खेती से जुड़े लोग हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर किसी को अपने अपने तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने रिझाने की कोशिश की है। अब चूंकि आज मतदान है तो इसलिए निर्णायक दिन इसलिए भी है क्योंकि आज वोटर को तय करना है कि पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक पार्टियां उनके बीच आकर दावे कर रही थी वो कितना असर डाल पाए हैं अपने वोटर्स पे। आज वोटर्स तय करेंगे कि किस पार्टी को वो आने वाले 5 सालों के लिए। विनय, आते हैं आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इसी बीच शुरू करेंगे एक बड़ी खबर आपको बता दें, आपको बताएं कि हिमाचल चुनाव लगातार जारी है और सोलन में अब तक कुल 20.28% मतदान हुआ है। कांगड़ा में अब तक कुल 16.49% मतदान हुआ है। कुल्लू में अब तक कुल 14.54% मतदान हुआ है। सिरमौर में अब तक कुल 21.66% मतदान हुआ है। तोना में अब तक कुल 19.221% मतदान हुआ है। मंडी में सबसे ज्यादा 21.92% मतदान हुआ है। हमीरपुर में अब तक कुल 19.40% मतदान हुआ है। चंबा में अब तक कुल 12.07%। किन्नौर की बात करें तो 20% मतदान हुआ है और लाहौल स्पीति में सबसे कम 5% मतदान हुआ है। और शिमला की बात करें तो 17.73% मतदान हुआ है। बिलासपुर में 13.84% मतदान हुआ है। तो लगातार सूर्य समाचार पर देवभूमि के दंगल को लेकर महाकवरेज जारी है और उसी के साथ आज मतदान का दिन, सुबह से वोटिंग जारी है। अभी तक का मतदान प्रतिशत क्या, उस पर भी सूर्य समाचार की नजर। और आपको लगातार तमाम विधानसभा की हम जानकारी दे रहे हैं कि आखिर पोलिंग बूथ पर किस तरह का नजारा है, क्योंकि सूर्य समाचार की टीम मौजूद है। लोगों से बातचीत हम करें किन मुद्दों के साथ वोटर्स आज वोट डाल रहे हैं, क्योंकि आज दिन है वोटर्स का, इसीलिए लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी सूर्य समाचार पर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। बात की जाए सिरमौर की, अब तक का कुल प्रतिशत रहा है 21.66%। वहीं ऊना में अब तक का वोटिंग प्रतिशत रहा है 19.22%। मंडी की बात कर लें 21.92% मतदान रहा। हमीरपुर में भी 19.40% मतदान रहा है। चंबा में और देखा जाए तो थोड़ी सी रफ्तार धीमी है और 12.07% मतदान चंबा में रहा है। किन्नौर की बात कर ले, काफी ठंडा इलाका है लेकिन बावजूद उसके 20% मतदान वहां पर रहा, यानी कि कितना उत्साह लोगों में ही देखा जा सकता है। लाहौल स्पीति, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, एक ऐसा इलाका जहां पर बर्फबारी हो रही है, इसीलिए मतदान प्रतिशत भी बेहद कम, कुल मतदान प्रतिशत 5% रहा है। चलिए इसी पर लगातार अपडेट आपको देंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, हम बात हिमाचल प्रदेश के निर्णायक वोटर्स की कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की कर्मचारियों की, पेंशन धारक की, कि आखिर क्या उनकी नाराजगी को दूर करने में कामयाब रही सरकार या फिर उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा?
देखिए ये जब 8 दिसंबर को काउंटिंग होंगी हिमाचल विधानसभा चुनाव जो कि आज मतदान हो रहे हैं, उस दिन ये साफ होगा कि क्या जयराम सरकार यानी कि जयराम ठाकुर वहाँ पे लोगों को संतुष्ट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, खासतौर पर कर्मचारियों को जो पेंशनधारी है उनको लेकर, क्योंकि आज वोटिंग है और ऐसे में अभी वोट को लेकर लगातार ये हर पार्टी जरूर ये कह रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी है, वो अपनी सरकार बनने का दावा जरूर कर रही है। लेकिन जब 8 तारीख को 8 दिसंबर वो निर्णायक दिन है, जब हिमाचल में किसकी सरकार होगी ये पता चलेगा, तो पता चलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी के किसके जो दावे थे, किसके वादे थे, लोगों पे विश्वास किया है। चूंकि बीजेपी अभी पिछले वहाँ पे सरकार में थी और अभी बीजेपी कितना लोगों के दिल को छू पाई है। अभी प्रधानमंत्री, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री भी वहाँ पे कई सौगात दे के आए हिमाचल के लोगों को। तो इन तमाम जो भी उपलब्धियां हैं जो कि जयराम ठाकुर अपनी सरकार में गिनवाते रहे हैं, उनका कितना असर हिमाचल पे पड़ा है, हिमाचल की जनता पे पड़ा है, ये पता चलेगा। साथ ही साथ कांग्रेस का ये कहना है कि लगाती आई है बीजेपी पर। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी सरकार में हिमाचल में विकास नहीं हुआ है और साथ ही साथ जो बागवानी जैसे जो मुख्य धारा है हिमाचल की, उसमें पिछड़ने की बात कहती आई है कांग्रेस। तो अब ये भी तय होगा कि कांग्रेस की जो भविष्य है वो हिमाचल में वो किस तरह रहने वाला है। बात होगी कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस दावे कर रही है कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि मिशन रिपीट को लेकर जो हमारा फोकस रहा उसमें हम कामयाब रहेंगे। हालांकि फैसला 8 दिसंबर को होगा। ठीक है विनय, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से मतदान हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में हम दिखा रहे हैं जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने वोट डाला है। दूसरी तस्वीर प्रेम कुमार धूमल, जिन्होंने समीरपुर में वोट डाला है। तीसरी तस्वीर अनुराग ठाकुर की है, खेल मंत्री हैं, जिन्होंने समीरपुर में वोट डाला है। और चौथी तस्वीर सुरेश भारद्वाज की है। और अनिल शर्मा, 5वीं तस्वीर मुकेश अग्निहोत्री, बड़ा चेहरा, नेता प्रतिपक्ष, और कोल सिंह ठाकुर और साथ ही साथ राजीव बिंदल। यार तस्वीरें बड़े दिग्गज नेता है जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया। और अब फैसला जो है 8 दिसंबर को सामने आएगा कि हिमाचल में किसकी सरकार बनती है। हिमाचल में अगली सरकार के लिए मतदान जारी है। प्रदेश में राज बदलेगा ये रिवाज, इसका पता 8 दिसंबर को चलेगा। लेकिन किसी भी सूरत में अगर नहीं बदलेगा तो वो ये कि नई सरकार शपथ शिमला के रिज मैदान से ही लेगी। क्या है वहां की खासियत, बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल। नमस्कार, मैं हूं अरुण उनियाल और सूर्य समाचार इस वक्त है राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर। ये वही ऐतिहासिक रिज मैदान है जिस पर अगर आप देखेंगे मेरे बिल्कुल ठीक पीछे, तो ये वो स्थल है जहां से 1971 में इंदिरा गांधी ने पूर्ण राज्यत्व हिमाचल प्रदेश को अगर दिया था तो इसी ऐतिहासिक रिज मैदान से यहाँ पर दिया था। ये वही रिज मैदान है जिसने एक इतिहास ऐसा देखा है जब सरकारें बदलती हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी रही हों, सरकारें जब जब कांग्रेस और भाजपा की बनी तो इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ समारोह यहाँ लेती आई। आज हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 55,92,000 मतदाता 412 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे और सरकार जो नई बनेगी, अपनी सरकार जो हिमाचल प्रदेश के मतदाता चुनेंगे, हो सकता है शिमला के इसी रिज मैदान पर वो नई सरकार आपको शपथ लेती दिखाई दे। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का दावानल किस सरकार की तरफ जाएगा वो फैसला 8 दिसंबर को आएगा। लेकिन सूर्य समाचार भी आपसे अपील करता है, मतदान के लिए निकलिए, अपनी सरकार चुनिए, अपने वोट डालिए और ऐसी सरकार का अपने भविष्य बनाने के लिए मतदान करें जिसे आप चाहते हैं वो आपकी तस्वीर और तकदीर जरूर बदले। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार शिमला।